जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने YouTube चैनल TCG क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। मित्रों, राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही है। राजस्थान के भूगोल के अंदर पिछली क्लास में हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा। राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित ये हमारी दूसरी क्लास है। पूर्व वाली क्लास में हमने राजस्थान का नामकरण बहुत अच्छे से देखा। उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपने देख ली होगी, और यदि वो क्लास नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस क्लास को आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की अवस्थिति। राजस्थान की स्थिति क्या है? जैसे ही किसी प्रदेश की स्थिति की बात आती है, उसकी अवस्थिति की बात होती है, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा ये आ जाना चाहिए कि उस प्रदेश विशेष के अक्षांशीय और देशांतरीय जो स्थिति है उसकी बात की जा रही है। मीन्स अक्षांश और देशांतरों की बात की जा रही है। तो आइए समझते हैं ये अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? आप सबने ग्लोब का चित्र देखा होगा। ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से आडी और खड़ी रेखाएं होती हैं। जो आडी रेखाएं होती हैं उन्हें हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखा कहलाती हैं। रियल में ये जो रेखाएं होती हैं ये केवल काल्पनिक होती हैं। ऐसा नहीं कि पृथ्वी के हमने बीच में से डिवाइड कर दिया, काट दिया हो, या उसके ऊपर रेखा अंकित कर दी हो। ये केवल काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी भी प्रदेश का निर्धारण करने के लिए होती हैं। तो आइए देखते हैं अक्षांश रेखा क्या होती हैं और देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं। बहुत विस्तार से हम इसको समझेंगे। देख लेते हैं पहले अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? अक्षांश। अक्षांश रेखा क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब के ऊपर पूर्व से पश्चिम में खींची जाती हैं। यानी जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है। अब इस ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम में खींची गई जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ओके, तो ये होगी वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं ग्लोब के ऊपर, उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से दूसरा बिंदु होता है देशांतर रेखाएं। क्या होता है? देशांतर रेखाएं होती है ना। एक तो होगी अक्षांश रेखाएं और दूसरी हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। क्या पढ़ेंगे? देशांतर रेखाएं। क्या होती हैं ये देशांतर रेखाएं? जैसे हमने काल्पनिक रेखाएं देखी, ये अक्षांश रेखाएं, ये इस प्रकार से होती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी के ऊपर यानी जो हमारा ग्लोब होता है उसके ऊपर इस प्रकार से खींची गई जो खड़ी रेखाएं होती हैं, इस प्रकार से खड़ी रेखाएं जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ओके, तो वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से पूर्व, ये तो उत्तर हो गया, सॉरी, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण खड़ी जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। एक प्रश्न ये बनता है कि हमारा जो ग्लोब होता है उसके ऊपर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं और कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश रेखाओं की बात करें तो हमारे ग्लोब के ऊपर 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखा कितनी होंगी? 179। क्या है? अक्षांश रेखा।
जबकि कुल अक्षांशों की बात करें तो ये होते हैं 181। कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181। 181 हो गए कुल अक्षांश। दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। विद्यार्थी अक्सर इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, यानी उनको कन्फ्यूजन रहता है कि अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी हैं और कुल अक्षांश कितने हैं, दोनों के अंदर अंतर होता है। देखिए ये हमारी पृथ्वी यानी ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है। अब पहले अक्षांशों की बात कर रहे हैं, तो अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। और इनकी जो मध्य की अक्षांशीय रेखा होती है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी पृथ्वी के लगभग बीचों बीच से गुजरने वाली, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन लगभग बीचों बीच से गुजरने वाली जो 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा होती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का ही एक दूसरा नाम और होता है जिसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ओके, तो चाहे भूमध्य रेखा का हो या विषुवत रेखा का हो, वही बात है। ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। अब कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, इस पे हम बात कर रहे थे। अक्षांश रेखाएं यानी ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से ऊपर की ओर हम चलते हैं, इस 0 डिग्री से ऊपर की ओर हम चलते हैं तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, इस प्रकार से करते करते और हमारे पास में टोटल 89 लाइन्स होती हैं, 89 रेखाएं उत्तर की ओर खींची जाती हैं। ये जो पार्ट है भूमध्य रेखा होगी, ये लाइन कौन सी लाइन होगी? भूमध्य लाइन, है ना, भूमध्य रेखा होगी। इस भूमध्य रेखा के ऊपर की जो भाग है इन्हें हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश, यानी ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश। क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। तो ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं और ये होती हैं 89। इसी प्रकार से हम नीचे की ओर आएंगे, 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, इस प्रकार से करते करते और 90 डिग्री आ जाएगा। ये 90 डिग्री होते हैं यहाँ पे इसके जस्ट पहले होगी 89 डिग्री अक्षांश, 89 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो ये 89 डिग्री अक्षांश है, इसका मतलब 89 अक्षांश हो गई। 89 अक्षांश तो किस में है? 89 अक्षांश है दक्षिण में और 89 है उत्तर में। तो 89 प्लस 89 दोनों का योग करेंगे हम, दोनों का योग होता है 178, 178, ठीक है। उत्तर में कितनी? 89। दक्षिण में कितनी अक्षांश? 89। दोनों का योग 178। एक अक्षांश है वो दोनों के बीच में आता है, यानी उत्तर और दक्षिण को जब हमने डिवाइड किया है तो इन दोनों के बीच में जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, तो इस एक को भी हम जोड़ देंगे। इस प्रकार से इनकी टोटल संख्या होगी 179। अब आप कहोगे कि सर ये कुल अक्षांश तो हमारे पास 181 होते हैं, 181 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 ज़्यादा हो रहे हैं और यहाँ पे 2 कम हो रहे हैं। इसका क्या रीज़न है? देखिए ये जो लाइन है, रेखा बोल रहा हूँ मैं, ये जो रेखा होती है वो रेखा इस प्रकार से होती है और कभी भी कोई डॉट होता है उसको हम रेखा नहीं कह सकते। तो एक अक्षांश हमारा यहाँ पे होता है जिसे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके, अब ये जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश आ रहा है, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमें दिखाई नहीं देता है, लाइन के रूप में इसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो ये एक तो ये कट गया और एक ये कट गया, 2 रेखाओं में से हमने 2 काट दी तो बच गई हमारे पास 179। जबकि अक्षांश कुल कितने होते हैं? कुल अक्षांश कितने होते हैं ये हमने लिखा था, कहाँ पे लिखा है? ये रहा। कुल अक्षांश होते हैं 181, 181। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा
यहाँ से बिल्कुल कन्फ्यूजन आपको दूर कर लेनी है। कुल अक्षांश होंगे 181, जबकि रेखाओं की बात करें, देखो अक्षांश रेखाएं, और रेखाएं यहाँ पे प्रदर्शित नहीं होती, यहाँ पर और यहाँ पर, तो 2 को हम कम कर देंगे, ये बचेगी 179, 179। क्लियर? ये तो था अक्षांश रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं, जिस प्रकार से हमने अक्षांश रेखाएं देखी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं, और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो होती हैं हमारी उत्तर से दक्षिण की ओर, और इनकी मध्य में जो रेखा होती है, देशांतरीय रेखा जो होती है, इसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं? ग्रीनविच। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ओके, ये हमारी ग्रीनविच रेखा होगी। अब देखिए टोटल देशांतर रेखा कितनी होती हैं, तो जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं कुल, उनकी संख्या होती है 360। कितनी होती है? 360। कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी होगी? 179, जबकि अक्षांश कितने हो गए? 181। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी रेखाएं ये दिख रही हैं, देखो ये भी दिख रही है और ये भी दिख रही है, इसका मतलब पूरी 360, पूरी की पूरी 360 होंगी। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। अब ये अक्षांश रेखाएं क्या काम आती हैं और देशांतर रेखाएं क्या काम आती हैं, इनके बारे में भी प्रश्न बनता है। तो अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो काम आती हैं दूरी को मापने में। क्या काम आती हैं? दूरी मापने में। और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो क्या काम आती हैं? ये आती हैं समय की गणना करने के लिए, समय की गणना के लिए। ओके, किसी भी स्थान का हम समय देखना चाहते हैं या समय की गणना करना चाहते हैं, तो हमें देशांतर रेखाओं का पता होना चाहिए कि वर्तमान में कहाँ कौन से देशांतर पे है और किस देशांतर की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो हम समय को काउंट कर सकते हैं। और यदि दूरी तय करनी हो एक स्थान से दूसरे स्थान की, तो हम अक्षांश रेखाओं का सहारा लेते हैं, अक्षांश के माध्यम से चलते हैं। ओके, 2 अक्षांश जो होते हैं उनके मध्य में दूरी होती है, 2 अक्षांशों के मध्य, 2 अक्षांशों के बीच दूरी, 2 अक्षांशों के बीच में कितनी दूरी होती है? तो ध्यान रखना है, 2 अक्षांशों के बीच दूरी होती है 111.13, यानी 111 किलोमीटर, और इसके आगे है 0.13, ये किलोमीटर में आता है, इसकी माप किस में आती है? किलोमीटर में। यानी एक अक्षांश ये हो गया और एक अक्षांश ये हो गया। यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होती है, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है 111.13 किलोमीटर। ओके, समझ में आ गया? क्या देशांतरों के मध्य में भी दूरी होती है? बिल्कुल, जैसे अक्षांशों के बीच में दूरी होती है वैसे ही देशांतरों के मध्य में भी दूरी होती है। देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है? तो वही 2 देशांतरों के मध्य दूरी, 2 देशांतरों के मध्य में दूरी होगी 111.32 किलोमीटर। ये प्रश्न पूछा जाता है, 2 अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर, और 2 देशांतरों के मध्य दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमारी जो आरपीएससी हो या आरएमएसएस हो, उसके प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है, यहाँ से प्रश्न जो पूछता है वो किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। अभी रीट का एग्जाम हुआ पिछले दिनों में, रीट भर्ती 2025,
उसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया इससे अक्षांश और देशांतर से। क्या प्रश्न पूछा गया देखिए, वहां पे एक प्रश्न पूछा गया रीट 2025 के अंदर। प्रश्न ये पूछा गया, यदि 15 डिग्री देशांतर के, ये जो पूर्वी देशांतर है 15 डिग्री, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर 15 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर सुबह के 10 बजे हैं। कितने बजे हैं? 10 बजे हैं, 10 बजे हैं। अब यहां से आपको चल करके और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जाना है, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जाना है, पूर्वी देशांतर पर जाना है। तो जब आप 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पहुंचोगे तो वहां पे समय कितना होगा, समय कितना होगा, ये प्रश्न पूछा गया। प्रश्न बड़ा इजी है। 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे 10 बजे, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजेंगे, ये प्रश्न पूछा गया। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो एक देशांतर से हम दूसरे देशांतर की ओर जाते हैं, हालांकि इसकी जो दूरी होती है वो तो होती है 111.32 किलोमीटर, लेकिन इसको पार करने में जो समय लगता है वो समय लगता है 4 मिनट का, लगभग 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब आपको क्या करना है इस प्रश्न में, इस प्रश्न में आपको देखना है कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर से चले और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक पहुंचे तो टोटल देशांतर कितनी हुई। तो हम इसमें से 75 में से 15 को घटा देंगे, 15 को घटाए तो हमारे पास 60 डिग्री देशांतर आ गए, 60 देशांतर हमारे पास आ गया। ओके, अब एक देशांतर को पार करने में, यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाते हैं तो हमें समय लगता है 4 मिनट का। कितना? 4 मिनट का। यहाँ पे 60 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो 60 डिग्री देशांतर का अंतर होगा तो कुल समय कितना लगेगा? 4 × 60, 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल होगी हमारे पास 240 मिनट। कितनी होगी? 240 मिनट। अब आप सब जानते हो 240 मिनट, 240 मिनट का अर्थ क्या होता है? 240 में हम भाग दे देंगे किसका? 60 का, या 60 से इसको काट देंगे। ठीक है, पहले 0 से 0 काटते हैं, यहाँ भाग दे करके देख लो या काट लो। 6 चौका 24। ठीक है, कितने? 4 घंटे का समय आ गया। अब हमने इसको घंटे में बदल दिया, मिनट को। 4 घंटे का समय लगा। 10 बजे हम थे 15 डिग्री पे, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पे पहुंचेंगे तो हमें 4 घंटे और एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 10 बजे और 10 बजे में हम क्या जोड़ेंगे? 4 घंटे जोड़ेंगे, 4 घंटे जोड़ देंगे। 10 के बाद में 11, 12 बजे तक 2 घंटे हो गए। उसके बाद में 1 और 2 बजे तक कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ? यदि 15 डिग्री पर 10 बजे थे तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक पहुंचते पहुंचते हमारा जो समय लगेगा वो 4 घंटे का लगेगा और टोटल समय हो जाएगा 2 बजे। कब के? दोपहर के। 2 बजे दोपहर के समय में हम 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पे पहुंच जाएंगे। इस प्रकार का ट्रेंड है और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे 15 दे रखा है, यहाँ पे 75 दे रखा है, यहाँ पे आंकड़े चेंज कर देंगे। 15 की जगह हो सके 20 दे दे, यहाँ पे 75 की जगह हो सके 90 दे दे। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है, 2 अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111.13 और 2 देशांतरों के मध्य दूरी होती है 111.32। 2 देशांतरों को पार करने में कुल समय लगेगा 4 मिनट का। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे, सॉरी, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में समय लगेगा 4 मिनट का। अब हमें देशांतरों का पता है तो 4 मिनट से उसको मल्टीप्लाई करके और टाइम ज्ञात कर सकते हैं। ओके,
किसी स्थान विशेष का नाम दे दे तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से देशांतर और कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। ओके, इससे ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी, और ये पृथ्वी के मध्य में ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे क्या कहेंगे हम? भूमध्य रेखा। अभी हमने पढ़ा था भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। इसके ऊपर ये जो रेखा होती है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलते चलते और ये आ जाती है 23.5 डिग्री। कितनी? 23.5 डिग्री। ये जो 23.5 डिग्री रेखा होती है इसको कहते हैं कर्क रेखा। उत्तर की ओर 23.5 डिग्री होती है उसे कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? ये हमने नाम दे दिया इसको कर्क रेखा। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करते करते और ये 23 डिग्री आ जाएगा। नीचे की ओर दक्षिण की ओर भी 23 डिग्री आएगा। इसे हम कहेंगे वही 23.5 डिग्री है। इस 23.5 डिग्री को, यानी नीचे दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री है, इसको कहेंगे हम मकर रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे? मकर रेखा। हमारा जो सूर्य है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर ही सीधा चमकता है, या तो कर्क रेखा पे या भूमध्य रेखा पे या मकर रेखा पे। इसके बाद में तो सूर्य है वो तिरछा होता जाता है, और सर्वाधिक सीधापन जो होता है ना वो यहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा पे या कर्क रेखा पे, या फिर होगा तो मकर रेखा पे। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की लोकेशन होती है, अब इससे यहाँ चलेंगे तो आगे आगे तिरछापन आता जाएगा, इधर चलेंगे तो तिरछापन आता जाता है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय जो रेखा होती है उसे कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा होती है उसे कहते हैं हम मकर रेखा। क्लियर है? अब देखेंगे हमारे राजस्थान की स्थिति। हमारे राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति क्या रहेगी? जब भी राजस्थान की स्थिति की बात की जाए तो 3 बिंदुओं पे चर्चा होती है। 3 बिंदु, यानी एक तो हम देखेंगे इसको ग्लोब के ऊपर, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति। ग्लोब कह सकते हैं, ग्लोब किसका प्रतिरूप है? पृथ्वी का है, तो पृथ्वी भी कह सकते हैं, और पूरी पृथ्वी है, उसके साथ साथ में पूरा विश्व भी आ गया, ठीक है। ग्लोब के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर या विश्व के ऊपर राजस्थान की क्या स्थिति रहती है, इसको हमें समझना है। दूसरा, एशिया के संदर्भ में हम देखेंगे, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति रहने वाली है, ये भी हम देखेंगे। और तीसरा, भारत के संदर्भ में, हमारे देश भारत के संदर्भ में ये जो हमारा राजस्थान है उसकी क्या स्थिति रहेगी, उसको हम देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ग्लोब के ऊपर या विश्व का जो मैप है, मानचित्र है, उसके ऊपर हमारे राजस्थान की क्या लोकेशन रहने वाली है। आइए, ये मैंने बना दिया पृथ्वी या फिर ग्लोब, ठीक है, ये मैंने बना दिया ग्लोब। इसके मध्य से जो गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा होती है उसे क्या कहेंगे हम? भूमध्य रेखा। अब एक बात बताओ, ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश है, ये हमारा जो ग्लोब है उसको लगभग 2 भागों में डिवाइड कर रही है। ये पूरा जो ग्लोब है वो हम मान लेते हैं एक गोला है। क्या है? एक गोला। और इस गोले को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, बीच में से काट के। काटना नहीं है वैसे, यानी ये मान के चलो कि एक ऊपर का भाग हो गया ये आधा और ये आधा, इसको आधा गोला कह सकते हैं और इसे भी आधा गोला कह सकते हैं। ऊपर का जो आधा गोला है उसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कैसा गोला है? आधा, तो गोलार्ध बोल दिए, ठीक है। ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध। इधर देखेंगे तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। आधा गोला है तो गोलार्ध बोल देंगे, ओके। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्या इसमें ग्लोब को हम इस प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आधा गोला इधर से बनाया, एक आधा गोला इधर से, ऐसे ही हम आधा गोला इधर और आधा गोला इधर भी बना सकते हैं। तो इस वाले अर्ध गोलार्ध को क्या कहेंगे? ये आधा गोला जो है उसे क्या कहेंगे?
इसे कहेंगे ये पश्चिम में है तो पश्चिमी गोलार्ध, क्या कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। और ये पूर्व में है तो इसे कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध। बताओ इतनी बातें समझ में आई। उत्तर का आधा गोला है उसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, दक्षिण का आधा गोला है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, पश्चिम का आधा गोला है उसे पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे, और पूर्व का आधा गोला है उसे पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। ओके, अब हमारे राजस्थान को देखते हैं। ये जो हमारा राजस्थान तो छोटा ही पार्ट है, भारत को ही देख लेते हैं पूरे को ही। अभी यहाँ पे हमारा भारत देश है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये मान के चलिए हमारा भारत देश है। ओके, ये हमारा भारत हो गया, और इस भारत में क्या है, ये हमारा राजस्थान है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये भारत है और भारत में ही राजस्थान आ रहा है, तो ये जो भारत है, पहले भारत की बात कर लें। भारत है वो कौन से गोले में आ रहा है, जिस गोले के अंदर आ रहा है उसी को वही यानी उसी गोले के नाम से इसको जान जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये लाइन है और यहाँ पे ये लाइन है, इस लाइन के तो ऊपर यानी आधा गोला है उसके ऊपर है, तो ये तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध। और इस लाइन के इधर है, इस साइड में है, तो ये पूर्वी गोलार्ध है। इसका मतलब जो राजस्थान है या भारत है, विश्व के संदर्भ में हम देखें तो ये कहाँ पे आ रहा है, ऊपर के आधे गोले में आ रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया। फिर इधर वाले यानी पूर्व का जो आधा गोला है उसमें आ रहा है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके, राजस्थान की स्थिति क्या है, विश्व के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, जबकि भारत भी वही है, भारत भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही आता है। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे एशिया। ये हमारा एशिया है, ठीक है। जैसे ये हमारा एशिया हो गया, यहाँ पे आता है थोड़ा सा, और इस एशिया के अंदर ये हमारा भारत देश है। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से जैसे हमने आधे आधे पार्ट में डिवाइड किया, एक लाइन इधर से खींचेंगे और एक लाइन इधर से खींचेंगे, ठीक है। ये जो हिस्सा होगा ये पश्चिम में आ गया तो पश्चिमी हो गया और उत्तरी हो गया, तो इसको उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे, ये हमारे काम का नहीं है। इसके बाद में इधर बात करें तो इसको कहेंगे उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, ये भी हमारे काम का नहीं। वैसे विश्व के संदर्भ में हमने इसको देखा था, है ना। इधर वाला है, यहाँ पे भी भारत नहीं है, यहाँ भारत ही नहीं है, तो हमारा राजस्थान तो भारत में ही है, तो ये राजस्थान रहा यहाँ पे भारत में। अब ये जो भारत है या राजस्थान है वो एशिया के संदर्भ में देखें तो कहाँ पे स्थित होगा, इधर की जो दिशा है उसे क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। इधर की जो दिशा है इसे क्या कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। तो बताओ राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित हुआ एशिया के संदर्भ में, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, कौन से गोलार्ध में होगा, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध भी कह सकते हैं, वही बात है, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में ये स्थित होता है। भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। ये हो गया हमारा भारत, ठीक है। और इस भारत में हमारा राजस्थान है वो कहाँ पे है, यहाँ पे स्थित है। ओके, वही टुकड़े कर लो इस प्रकार से, भारत के टुकड़े नहीं करने हैं, यहाँ पे इस मैप में आपको करने हैं, ठीक है। एक लाइन ये खींच दी हमने और एक लाइन ये खींच दी। अब देखो ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा कहलाएगी, जहाँ पे हमारा राजस्थान है भारत में, तो इधर तो ये होगी उत्तर और इधर ये होगी पश्चिम, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की लोकेशन क्या रहेगी, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध,
उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। ओके, तीनों को इस संदर्भ में हमने देख लिया। ग्लोब के ऊपर राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। एशिया के संदर्भ में देखें तो दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध के अंदर स्थित है, और भारत में ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध के अंदर आता है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी थी, यानी ये हमने ग्लोब बनाया था। इस ग्लोब के ऊपर ये भूमध्य रेखा है, और इसके ऊपर ये थी कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री की रेखा जो होती है उसे उत्तर की साइड में उसे कहते हैं कर्क रेखा। दक्षिण की साइड में जो होती है उसे कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ओके, तो कर्क रेखा और मकर रेखा। अब हमारा जो भारत है या राजस्थान है, ये राजस्थान की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारत है, यहाँ पे हमारा भारत है, और इस भारत में यहाँ पे हमारा राजस्थान स्थित है। ओके, तो ये जो राजस्थान है वो कर्क रेखा के जस्ट ऊपर से स्थित है, जस्ट ऊपर स्थित है। कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के दक्षिणी जिले जो हैं, 2 जिले, विशेष तौर पे बांसवाड़ा और डूंगरपुर थोड़ा सा है ना, इन दोनों जिलों को टच करते हुए कर्क रेखा गुजरती है। तो पहले तो एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, जिनमें एक हमारा राज्य भी है, राजस्थान भी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो? यदि इनको हम पश्चिम से पूर्व की ओर स्थापित करें तो ये राज्य बनेंगे गुजरात। सबसे पहले गुजरात। भारत का मैप देखा था अभी, ये हमारा भारत, फिर से मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारा है भारत, और इस भारत में हमारे यहाँ पे है राजस्थान। ओके, यहाँ राजस्थान है, राजस्थान, और ये जो बाहर एकदम बाहर निकला हुआ है पश्चिमी राज्य जो है, ये क्या है? गुजरात। तो ये जो कर्क रेखा होती है ना, वो यहाँ से गुजरती है इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से गुजरती है। तो हमारा राजस्थान है, इसका बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला है वो टच करता है थोड़ा सा। ठीक है, इससे पहले गुजरात है, पहले यहाँ पे गुजरात, फिर उसके बाद में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद में छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा पश्चिमी बंगाल, और फिर त्रिपुरा, और लास्ट में मिजोरम। तो ये लोकेशन रहती है पश्चिम से पूर्व की ओर। कभी कभी प्रश्न बन जाता है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित राज्यों को जमाने के लिए कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पश्चिम में आएगा गुजरात, उसके बाद में हमारा प्यारा सा राजस्थान, और राजस्थान के बाद में MP मीन्स मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आता है झारखंड। कौन सा? झारखंड। ओके, और झारखंड के बाद में आएगा पश्चिमी बंगाल। कौन सा? पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल के बाद में आएगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में आएगा कौन सा? मिजोरम। ओके, इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इन राज्यों को याद करने की एक मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। आप राज्य तो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो, हालांकि ट्रिक ज़्यादा काम नहीं करती हैं, क्योंकि इनको पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जमाना होता है। तो इसको अच्छे से याद रखना है। सबसे पश्चिम में गुजरात, फिर उसके बाद में राजस्थान, फिर MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और यदि पहला काम तो ये होता है कि कौन कौन से 8 राज्यों से गुजरता है, तो ये 8 राज्य आपको याद रखने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। राम, झा, के, 6, पंगु,
मित्र, ये ट्रिक होगी। इसमें 8 के 8 राज्य आ जाएंगे। हालांकि इनका क्रम फिक्स नहीं है, क्रम से तो ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, पहले प्रश्न इस प्रकार से बनता था कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित कौन सा राज्य है या नहीं है, तो ये ट्रिक काम कर जाती थी। लेकिन आजकल ये ज़्यादा काम नहीं करती हैं, क्योंकि प्रश्न इसमें से पूछेगा तो वो पूछेगा कि इन पूर्व से पश्चिम में इनको जमाओ या पश्चिम से पूर्व इनको जमाओ, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी, ये ट्रिक कोई काम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, याद रख लेना। रा से बन गया राजस्थान, मैं से बन गया मध्य प्रदेश, झा से बन गया झारखंड, इसके को छोड़ देना। 6 से छत्तीसगढ़, पै और इसके ऊपर बिंदु लगाए तो ये पश्चिमी बंगाल हो गया। यू से गुजरात हो गया, मी से मिजोरम हो गया और त्रै से त्रिपुरा हो गया। 8 के 8 राज्य इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, एक प्रश्न कर्क रेखा से और बनता है कि सबसे ज़्यादा कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश है, और ये मध्य प्रदेश इस प्रकार से फैला हो जाता है। सबसे ज़्यादा कर्क रेखा की दूरी पूछी जाए तो मध्य प्रदेश से ही होकर के गुजरती है। सबसे कम दूरी की बात करें तो ये थोड़ा सा विवादास्पद मुद्दा है। कुछ बुक्स जो हैं वो आपके इसको मिजोरम को बताती हैं, और कुछ बुक्स हैं वो राजस्थान को बताती हैं। तो यदि राजस्थान ऑप्शन में आता है तो राजस्थान करना है, अन्यथा मिजोरम हो जाएगा। ओके, तो ये अभी इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा दूरी किस में आती है? मध्य प्रदेश में। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अंदर कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा इसकी बात चल रही थी, तो कर्क रेखा है वो राजस्थान के अंदर 2 जिलों से गुजरती है, जिसमें एक जिला होता है डूंगरपुर। कौन सा जिला? डूंगरपुर। और एक जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर तो जो कुशलगढ़ तहसील है, कौन सी? कुशलगढ़ तहसील। इस कुशलगढ़ तहसील के लगभग मध्य से, कुशलगढ़ तहसील के तो बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। जबकि डूंगरपुर है, इसका तो एक गांव है थोड़ा सा, उस गांव का नाम है चीकली। कौन सा गांव है? चीकली। इस चीकली गांव से यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, इसको टच करते हुए कर्क रेखा गुजरती है। ओके, केवल 1 किलोमीटर यहाँ पे गुजरती है और 26 किलोमीटर बांसवाड़ा से गुजरती है। तो टोटल राजस्थान के अंदर ये 27 किलोमीटर दूरी तय करती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? कर्क रेखा की। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से यानी बांसवाड़ा से और डूंगरपुर से गुजरती है। बांसवाड़ा का गांव कौन सा लगता है उसका नाम याद रख लेना, चीकली। और कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा है, इसके लगभग मध्य से ये गुजरती है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी को 5 कटिबंधों में बांटा गया है। आगे हम इसको पढ़ेंगे जलवायु के अंदर। राजस्थान के संदर्भ में 5 कटिबंध होते हैं। एक तो ये कटिबंध होता है 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ 23.5 डिग्री के मध्य का जो होता है इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। कौन सा? उष्ण कटिबंध। इसके बाद में ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। अब ये जो शीतोष्ण कटिबंध होता है ये नीचे की तरफ भी होता है शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, यहाँ पे 66.5 डिग्री होती है और यहाँ पे भी 66.5 डिग्री होती है। इसको तो कहते हैं आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत। कौन सा व्रत है? आर्कटिक व्रत। और ये कौन सा है? अंटार्कटिक व्रत। अंटार्कटिक व्रत। इस प्रकार से 5 व्रतों के अंदर संपूर्ण जो देश हैं या संपूर्ण पृथ्वी है उसके जलवायु खंड मिलते हैं देखने को। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। ओके, इसके बाद में हम देख लेते हैं राजस्थान का विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, किन किन अक्षांशों के मध्य में स्थित है और कौन कौन से देशांतरों के मध्य में ये हमारा राजस्थान स्थित है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा राजस्थान का मैप बनाने का प्रयास करता हूँ।
इस प्रकार से ये राजस्थान, हमारा राजस्थान बन गया। ओके, अब ये जो है ये हमारा दक्षिणी बिंदु हो जाएगा, ये हमारा उत्तरी बिंदु हो जाएगा, ये हमारा पश्चिमी बिंदु हो जाएगा और ये हमारा पूर्वी बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा, यहाँ थोड़ा बाहर है ना, इस प्रकार से ये हमारा पूर्वी बिंदु होगा। ओके, राजस्थान की जो स्थिति है, देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार यहाँ से प्रारंभ होता है 23.5 डिग्री उत्तरी 23 डिग्री 3 मिनट से। कहाँ से प्रारंभ होता है? 23 डिग्री और 3 मिनट 03, इसको कहते हैं मिनट। ये जो संकेत होता है ये मिनट का होता है और ये डिग्री का होता है। 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होकर के और 30 डिग्री और 12 मिनट के मध्य में राजस्थान स्थित है। ये है इसका उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश, दोनों उत्तरी अक्षांश के अंदर आते हैं, चाहे दक्षिणी बिंदु हो चाहे उत्तरी बिंदु हो। इसको कहेंगे 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत जो है वो केवल और केवल उत्तरी अक्षांश के अंदर स्थित है, ना कि दक्षिणी अक्षांश में। अभी हमने देखा था, चाहे विश्व के संदर्भ में देखा, भारत के संदर्भ में देखा, एशिया के संदर्भ में, सब जगह उत्तरी अक्षांश में ही आ रहा था। और यदि देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये देशांतरीय विस्तार यहाँ से प्रारंभ होता है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 69 डिग्री 30 मिनट से प्रारंभ होता है और 78 डिग्री और 17 मिनट। ये किस में आएगा? ये पूर्वी देशांतर में आएगा, पूर्वी देशांतर। अब दिशा कोई भी हो, चाहे पश्चिमी दिशा हो या पूर्वी दिशा, दोनों के लिए पूर्वी देशांतर बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ओके, तो राजस्थान की स्थिति क्या हुई? देखो कौन कौन से अक्षांश और देशांतरों के मध्य में स्थित है। 23 डिग्री 30 मिनट से, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ, यानी उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश का हो या नॉर्थ, है ना। इस प्रकार से एन भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। तो 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर के और 30 डिग्री 12 मिनट तक है। कभी कभी इसका अंतर पूछ लिया जाता है कि राजस्थान है वो कुल कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो आपको ये पता होगा तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अधिकतम जो बड़ा मान होता है उसमें से छोटा मान घटाते हैं, 23 डिग्री 12 मिनट में से घटा देंगे 23 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। 30 डिग्री और 30 मिनट में से 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री और 12 मिनट घटा देंगे। ये गलत कर दिया मैंने, 23 डिग्री 3 मिनट 30 गलत हो गया, हाँ यहाँ पे सही है। 23 डिग्री 03 थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है ना, ध्यान रखना। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में से हम 30 डिग्री और 23 डिग्री 30 मिनट घटा देंगे। ओके, तो यहाँ पे बचेंगी 9 मिनट। कितनी मिनट बची? 9। और यहाँ पे डिग्री कितनी बचेगी? 7 डिग्री और 9 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य में राजस्थान स्थित है। इसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार की बात करें तो कितने देशांतरों के मध्य में स्थित है? इसमें भी बड़ा मान है 78 डिग्री और 17 मिनट। इसमें से घटा लेंगे 69 डिग्री और 30 मिनट। ओके, ये 7 के 7 बच गए। यहाँ पे असल लेंगे 60, है ना। यहाँ पे 60 असल के रूप में लेंगे तो यहाँ 77 हो जाएंगे। 7 के 7 हो गए। यहाँ पे 6 के स्थान पे क्या हो जाएगा? 6 और मिला देंगे तो 7 हो गया। 7 में से 3 गए तो 4, यानी 47 मिनट। अब यहाँ पे 1 कम हो गया, यहाँ पे बच गए 7
9 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 8, 6 में से 6 गए तो 0 है ना। 8 डिग्री और 47 मिनट जो है वो देशांतर हैं, इनके मध्य में क्या है, राजस्थान स्थित है। ओके, तो ये थी हमारी राजस्थान की स्थिति। 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में राजस्थान स्थित है। दोनों का कैलकुलेशन हमने कर लिया। 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश ये मान है, इसके मध्य में राजस्थान स्थित है, और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय मान है, इसके मध्य में राजस्थान स्थित है। ओके, अब इसका उत्तरी गांव पूछा जाता है, तो राजस्थान का उत्तरी गांव यानी उत्तर में सबसे जो जिला है वो जिला है गंगानगर। कौन सा जिला है, गंगानगर। इधर दक्षिण में जो जिला है उसका नाम है बांसवाड़ा। क्या है, बांसवाड़ा। ओके, पश्चिम में कौन सा जिला है, तो ये जिला है जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। और इधर पूर्व में जो जिला है वो कौन सा है, धौलपुर। कौन सा पुर है, धौलपुर। ओके, धौलपुर। अब यहाँ पे जो एग्जिट लोकेशन है वो पूछी जाती है कि गंगानगर जिला है, उस गंगानगर जिले का भी कोई ना कोई स्थान होगा जहाँ से हमारी ये 23 डिग्री और 3 मिनट है वो प्रारंभ होता है, यानी उत्तरी सीमा कौन सी है। तो उत्तरी सीमा की बात करें गंगानगर के अंदर, तो गंगानगर का एक गांव है, ये देखो गंगानगर का ये आ गया कोना। क्या है, कोना, कॉर्नर है ना। तो इस गांव का नाम भी है कोना गांव। कौन सा है, कोना गांव। राजस्थान की सीमा उत्तर में कहाँ से प्रारंभ होती है, कोना गांव श्री गंगानगर से। कोना गांव श्री गंगानगर से ये प्रारंभ होती है। कितने डिग्री अक्षांश के ऊपर स्थित है ये, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश के अंदर। ठीक है, दक्षिण की बात करें तो बांसवाड़ा जिला आता है, और बांसवाड़ा जिले में कौन सा, बोरकुंड नाम का गांव आता है। बोर देखा होगा आपने, नीचे की ओर ही होता है, तो ये देखो दक्षिण की ओर है ना, बोरकुंड, कुंड बन गया। ये बोरकुंड गांव है कहाँ पे, बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा के अंदर भी बात करें तो कौन सी तहसील है, कुशलगढ़ तहसील है। वही कुशलगढ़ तहसील जिसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। ओके, तो ये होगी उत्तर से दक्षिण। अब इधर बात कर लेते हैं, ये 30 डिग्री 12 मिनट है, इधर 69 डिग्री 30 मिनट प्रारंभ होता है। ये कहाँ से प्रारंभ होता है, तो इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे जिला आता है जैसलमेर। कौन सा जिला आता है, जैसलमेर। और जैसलमेर जिले का गांव का नाम पूछा जाए तो गांव का नाम आता है कटरा। ये कटरा है, कट नहीं रहा है, कटरा गांव का नाम है ना। वैसे ये राजस्थान से ही जुड़ा है, कटा नहीं है। क्या नाम है, कटरा। कटरा गांव है, और तहसील भी पूछ ले तो सम तहसील है, वनस्पति विहीन क्षेत्र होता है ना। ये कटरा गांव जैसलमेर के अंदर है, सम तहसील में। ये कहाँ से प्रारंभ होता है, 69 डिग्री 30 मिनट से। इधर जिला कौन सा आ रहा है, धौलपुर, 78 डिग्री 17 मिनट। और एग्जिट लोकेशन की बात करें तो गांव का नाम आता है सिलवासा या सिलाना गांव। कहीं पे सिलवासा मिलेगा, कहीं पे सिलाना आपको मिलेगा। सिलाना गांव कहाँ पे है, धौलपुर में है। और ये धौलपुर में कितने डिग्री पे स्थित है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। किस में आएगा ये, पूर्वी देशांतर में। ओके, इसके बाद में राजस्थान जो है, राजस्थान की स्थिति की बात करें, यानी राजस्थान की आकृति की बात करें तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। राजस्थान की आकृति कैसी है, समचतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुज भी कह सकते हैं इसको, विषम कोणीय चतुर्भुज है ना, या फिर पतंगाकार भी कह सकते हैं। ओके, तो ये है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। अरे ये देखो ना, चतुर्भुज बन रहे हैं ना एक प्रकार से। ओके, इसको हम कह सकते हैं पतंगाकार। और ये पतंगाकार नाम किसने दिया था, ये पतंगाकार आकृति का होना किसने बताया राजस्थान को, इसका नाम याद रखना है, T.H. हैंडले। एक ज्योग्राफर थे जिनका नाम है T.H. हैंडले। उन्होंने कहा कि राजस्थान है वो पतंगाकार आकृति लिए हुए
है। ठीक है, राजस्थान जो है उसके एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। कौन सी क्लिफ है? रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ रेखा है वो राजस्थान और पाकिस्तान, ये जो है ना, यहाँ से प्रारंभ होकर के और यहाँ सागर बाड़मेर तक चलती है ना। इंदुमल कोट जो स्थान है श्री गंगानगर का, वहाँ से प्रारंभ होती है और यहाँ तक आते आते बाड़मेर तक ये समाप्त हो जाती। तो इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और ये जो रेड क्लिफ लाइन है इसकी कुल दूरी है 1070 किलोमीटर। ये राजस्थान की सीमा से यहाँ से और यहाँ तक 1070 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? 1070। ठीक है, इसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। इस रेड क्लिफ लाइन को राजस्थान के 5 जिले टच करते हैं। यहाँ पे तो करता है गंगानगर, उसके बाद में पहले अनूपगढ़ भी आ गया था, पहले बीच में क्या आ गया था? अनूपगढ़ आ गया था ना, लेकिन अभी अनूपगढ़ है वो हट गया, गंगानगर आता है। फिर गंगानगर के बाद में यहाँ पे आता है बीकानेर, GB, गंगानगर बीकानेर। ठीक है, फिर उसके बाद में फलोदी, फिर आता है जैसलमेर, सबसे ज़्यादा सीमा जैसलमेर, और सबसे अंत में आती है बाड़मेर। इस प्रकार से 5 जिले हैं वो रेड क्लिफ लाइन के ऊपर अवस्थित हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर, और सबसे कम फलोदी। इतना सा आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो ये है 5920, 5920 किलोमीटर। इसमें से 1070 तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा हमने देख ली, रेड क्लिफ है ना। इसके अलावा कितनी बच गई? 4850 किलोमीटर। ये 4850 किलोमीटर जो लाइन है ये करती है अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय यानी भारत के जो राज्य हैं उनके साथ में सीमा बनाता है। तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली कितने राज्यों के साथ में राजस्थान है वो अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है? तो आपको ध्यान रखना है 5 राज्यों के साथ में। कितने राज्यों के साथ में? 5 राज्यों के साथ में। 5 राज्यों के साथ में क्या करता है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कौन? राजस्थान। ओके, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? इनमें आता है एक तो पंजाब, पंजाब सबसे कम सीमा बनाने वाला, यानी पंजाब के साथ में राजस्थान सबसे कम सीमा बनाता है, केवल 89 किलोमीटर है ना। और पंजाब के साथ में राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, जिनमें एक जिले का नाम है श्री गंगानगर, गंगानगर, और दूसरे का नाम है हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। ये 2 जिले बनाते हैं। पंजाब हो गया। पंजाब के बाद में सीमा बनाता है हरियाणा, हरियाणा, और हरियाणा के साथ में सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। कितनी? 1262 किलोमीटर। और हरियाणा के साथ में हमारे 8 जिले लगते हैं। ठीक है, उन जिलों की बात करें तो इन जिलों में आता है, कौन कौन से जिले आते हैं? यहाँ से हनुमानगढ़ होता है, हनुमानगढ़, फिर उसके बाद में चूरू, सीकर, झुंझुनू है ना, और उसके बाद में कोटपुतली, कोटपुतली के बाद में खैरतल, तिजारा। कोटपुतली नीम का थाना, कोटपुतली और बहरोड है ना, कोटपुतली, बहरोड, फिर खैरतल, तिजारा, खैरतल, तिजारा, ये हो गया। फिर इसके बाद में अलवर और अंत में डीग, ये नया जिला है। डीग है, खैरतल, तिजारा है, कोटपुतली, बहरोड है, ये सारे नए जिले हैं है ना। तो ये सारे जिले हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं। ओके, क्लियर?
और कौन सा जिला है? 3 नंबर पे हम देखेंगे हरियाणा के बाद में यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, उसके 2 जिले लगते हैं और हमारे भी 2 ही जिले लगते हैं। हमारे 3 जिले हो गए। अब हमारे कितने हो गए? 3। कौन कौन से जिले? एक तो हो गया धौलपुर, एक हो गया धौलपुर हो गया, एक हो गया भरतपुर और एक हो गया डीग। ये 3 जिले इसके साथ में सीमा बनाते हैं। किसके साथ में? हरियाणा के साथ में। ओके, इसके साथ में उत्तर प्रदेश के साथ में डीग हो गया, भरतपुर हो गया और धौलपुर हो गया। इसके अलावा 3 राज्य हो गए। चौथा राज्य होगा एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ में। कितनी? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। राजस्थान के भी 10 जिले और इधर एमपी के भी 10 जिले आपस में टच होते हैं। ओके, राजस्थान वाले जिलों की बात करें तो इसमें राजस्थान वाले ज़िले आते हैं हमारे, जैसे धौलपुर है, करौली है, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ठीक है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इस प्रकार से ये 10 जिले हमारे साथ में सीमा साझा करते हैं। लास्ट में 5वां जो राज्य है वो आता है गुजरात। कौन सा राज्य आता है? गुजरात। गुजरात राज्य हमारे साथ में सीमा साझा करता है और गुजरात राज्य जो है वो कुल कितनी सीमा साझा करता है? 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर, ठीक है। गुजरात के साथ में हमारे 5 जिले लगते हैं। कितने? 5 जिले। कौन कौन से 5 जिले लगते हैं? इनमें एक तो डूंगरपुर आता है, एक बांसवाड़ा आता है, उदयपुर आता है, सिरोही और सांचौर, नया जो जिला बना है ना सांचौर, वो भी, और इसके अलावा बाड़मेर, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सांचौर और बाड़मेर और एक सिरोही। 6 जिले हो गए। अब वर्तमान में 6 जिले हो गए, ठीक है। कितने जिले हो गए? 6। पहले 5 ही थे, 6 जिले हो गए। ये 6 जिले किसके साथ में सीमा साझा करते हैं? गुजरात के साथ में। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी और यदि अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें और पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंकिंग फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।